सोचो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा गेम मिल जाए जिस गेम को आप जितना ज्यादा खेलोगे आप उतना ही ज्यादा ताकतवर बनते जाओ। तो ऐसे ही कहानी हमारे एमटी की है। हमारे एमटी को अपने दादाजी की मोबाइल मिल जाती है, जिस मोबाइल में वो गेम खेलता है तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाता है। तो बस यार, इंट्रो को खत्म करते हैं और शुरू करते हैं मानो मैजिक प्लेन पर। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई हजार साल पहले एक डायमेंशनल स्टोन धरती से टकराया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में डायमेंशनल बीस्ट धरती पे दिखाई देने लगे, जैसे कि गॉड्स, फेरिस, गॉब्लिन, मॉन्स्टर और भी कई सारे जानवर। इन सभी डायमेंशनल बीस्ट को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, जो कि मॉर्टल, लेजेंड, एपिक और मिथिकल है। इन डायमेंशनल बीस्ट की ताकत हम इंसानों से सोच के परे है, इसलिए हम इंसानों को मॉर्टल क्लास के बॉटम में डाल दिया गया था। पर हम इंसान अपने नॉलेज की ताकत पर और हमारे पैरामोडियल एनर्जी को कल्टीवेट करके हायर लाइफ फॉर्म में बदल सकते हैं। पर यहाँ पे हमारे पैरामोडिकल एनर्जी को कल्टीवेट करने के अलावा एक और रास्ता है, जिसकी वजह से हम इंसानों की एवोल्यूशन स्पीड बहुत ही तेजी से बढ़ सकती है। और वो तरीका है इन डायमेंशनल बीस्ट का शिकार करना और उनके अंदर से उनके चीजों को चुराना, जिसके अंदर कई सारे डायमेंशनल क्रिस्टल हो सकते हैं, जिनको अपने एनर्जी में ऑब्जर्व करके हमारी इवोल्यूशन स्पीड बहुत तेजी से बढ़ सकती है। पर यहाँ पर किसी भी डायमेंशनल बीस्ट को ढूंढना, उसका शिकार करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है। अगर एक इंसान गलती से भी इसके अंदर चला गया तो वो बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। तो आप सोच ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। और फिर हमें एक क्लास दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर हमारे मेन प्रोटेगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर जाओ बेन को बुला रहे होते हैं। पर जाओ बेन वहाँ पे तो बुक लगाकर बड़े आराम से सो रहा होता है और सारी की सारी क्लास उसको सोता हुआ इस तरह से देख रही होती है। टीचर क्यों भाई जाओ बेन को इस तरह से सोते हुए देखकर हताश होते हुए अपने मन में सोचते हैं, हमारे पुराने प्रिंसिपल जाओ बेन की बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते थे, क्योंकि ये पहले बहुत ही बड़ा जीनियस हुआ करता था और बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल टीचर क्यों भाई के साथ एक गार्डन में घूम रहे होते हैं और वो क्यों भाई को बताते हैं दुनिया में केवल 2 प्रकार के जीनियस हुआ करते हैं, और एक टायर वो है जिसके अंदर जाओ बेन आता है और दूसरे टायर वो है जिसमें बाकी लोग आते हैं। इसके बाद हमें स्कूल के छुट्टी की बेल सुनाई देती है, जहाँ पर जाओ बेन की नींद खुल जाती है और वो क्लास से भागते हुए कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और टीचर क्यों भाई उसको देखते हुए कहते हैं मुझे लगता है प्रिंसिपल ने इसे कुछ जरूरत से ज्यादा ही जीनियस समझ लिया था। फिर हमें जाओ बेन दिखाया जाता है जो कि तेजी से कॉरिडोर के उधर भाग रहा होता है और फिर वहाँ से बाहर आ जाता है और भागकर सीधे टेनिस ग्राउंड में आकर बैठ जाता है। और जाओ बेन अपना मोबाइल निकालते हुए हम सबको बताता है जब से मुझे ये फोन मिला है उसके बाद से मेरी पूरी दुनिया एकदम से बदल चुकी है। असल में इस फोन के अंदर एक गेम है जिसकी वजह से मैंने कल्टीवेशन क्लास को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। जिसके बाद जाओ बेन अपने खून को मोबाइल के ऊपर डालते हुए मोबाइल को चालू करता है, जिसके अंदर हमें एक गेम दिखाया जाता है और उसको चालू करने के लिए जाओ बेन आसपास देखता है और फिर और एक और खून का ड्रॉप डालता है और जिसके अंदर अपने गेम के कैरेक्टर को क्रिएट कर सके। और फिर गेम स्टार्ट होता है और हमें एक नेटवर्क वॉइस बताती है गेम के अंदर उसका अवतार जो भी कल्टीवेशन अचीव करेगा और उसकी वजह से जाओ बेन की भी कल्टीवेशन बढ़ती जाएगी। और फिर हम देखते हैं जाओ बेन की खून के ड्रॉप की वजह से जाओ बेन का कैरेक्टर पूरी तरह से क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जाओ बेन अपने गेम को खेलते हुए अपने अवतार को डंजन के अंदर भेजता है और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है अगर इस गेम के अंदर मेरा अवतार कोई भी एबिलिटीज को गेन करेगा तो उसके साथ रियल लाइफ में मेरी भी एबिलिटीज अपग्रेड हो जाएगी। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा और कन्वीनियंट है। इसकी वजह से मेरी लाइफ को डेंजर में डालने और कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मैं आराम से टेंशन फ्री होकर यहाँ पे बैठ के अपने गेम को अपग्रेड करते ही जाऊंगा और टेंशन फ्री होकर अपने कल्टीवेशन को बढ़ाते जाऊंगा। और फिर हमें दिखा है गेम के अंदर जाओ बेन का अवतार एक चींटी से मिलता है जो कि मॉडल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी एंड थी और जाओ बेन उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है और रेगुलर कई सारे अटैक करने के बाद जाओ बेन का अवतार उस चींटी को मार देता है। जिसके बाद वहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें क्यूबाई को दिखाया जाता है जो कि स्कूल से निकलते अपने मन में सोच रहे होते हैं ये भले ही हम लोगों के लिए एक आम सी बात थी, पर अपने आंखों के सामने एक ऐसे रेयर जीनियस को देखना जिसने अपने 16 साल की उम्र में ही अपने पैरामोडियल एनर्जी को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। पर जैसा कि हम लोगों को डर था कि इस दुनिया में जाओ बेन की तरह कई सारे लोग होना मुश्किल है जो केवल अपने एस्थेटिक मेडिटेशन के साथ अपनी कल्टीवेशन को पूरी कर सकते हैं और साथ ही बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपनी पैरामोडिकल एनर्जी को खुद से ही पॉलिश कर सकते हैं। जिसकी वजह से स्कूल के पूरे स्टूडेंट और टीचर का ध्यान जाओ बेन के ऊपर जाना ही था और हम लोगों को ऐसा लगने लगा था कि डेफिनेटली जाओ बेन के पीछे कोई ना कोई तो जरूर आएगा। पर जाओ बेन के टैलेंट और कैपेबिलिटीज को देखकर ऐसा नहीं लगता है प्रैक्टिस टेस्ट में नंबर 1 आने से कोई दिक्कत होगी। पर अनएक्सपेक्टेडली जिसके बाद हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की जाओ बेन को चैलेंज करने के लिए आई होती है और उस लड़की को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं
हैं और कहते हैं यहाँ पर कोई ज़ाबेन को चैलेंज करने के लिए आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक लड़की है, ये तो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसे स्कूल में आए हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। सच में ये लड़की तो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। ज़ाबेन उसके सामने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए खड़ा हो चुका था और इस लड़की का नाम आजिन है। ज़ाबेन आजिन से पूछता है कि आज से पहले हम लोग कभी मिले हैं, पर आजिन ज़ाबेन का क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देती है और उसे कहती है आ जाओ, चलो देखें कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ये देखकर ज़ाबेन भी गुस्से में आ जाता है और अटैक करते हुए कहता है आज मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला, तो चलो देखते हैं कि तुम्हारा अब क्या होता है। आजिन ज़ाबेन को उसके ऊपर अटैक करता हुआ देखती है पर वो जरा सा भी नहीं घबराती। पर जैसे ज़ाबेन आजिन के जैसे ही करीब आ जाता है, आजिन अपने एक ही किक से ज़ाबेन को नॉकआउट कर देती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं क्या इस लड़की ने ज़ाबेन को एक ही किक में नॉकआउट कर दिया है? सच में ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आखिर इस लड़की का नाम क्या है? जिसके बाद सीन फिर से हमारे टीचर यानी कि क्यूबाई के ऊपर आ जाता है और वो आगे बताते हैं आजिन ये डेफिनेटली जब से ज़ाबेन आजिन के एक ही मूव से हार गया है, उसके बाद से ज़ाबेन की पूरी मोटिवेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब वो केवल सोता है और गेम खेलता है, और अगर वो कहीं सो नहीं रहा होगा तो जरूर गेम ही खेल रहा होगा, और अगर ऐसे ही चलते रहा तो उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। और फिर हमें ज़ाबेन को दिखाया जाता है जो अभी भी वो अपना गेम खेल रहा होता है और वो गेम खेलते हुए कहता है सच में यार आज तो मुझे मजा आ गया, मेरे हाथों जैकपॉट लग गया है, क्योंकि ज़ाबेन को उस चींटी के मारने के बाद उसे एक एक्सप्लोजन क्रिस्टल मिला होता है और जैसे ही ज़ाबेन का उस क्रिस्टल को उठाता है तभी रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने लग जाती है। इसके बाद हमें नरेटर मोबाइल के गेम के बारे में बताता है कि ब्लड से बने हुए कैरेक्टर को क्रिएट होने के बाद जैसे ही कैरेक्टर किसी भी तरह की पैरामेडिकल एनर्जी को एब्जॉर्व करता है तो वो सारी की सारी एनर्जी गेम से निकल कर प्लेयर की हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेयर खुद की भी एबिलिटीज को भी बढ़ा सकता है और अपग्रेड कर सकता है। और यही नहीं, इस मोबाइल के अंदर गेम खेलने की वजह से प्लेयर वो भी चीजें देख सकता है जो वो रियल दुनिया में सीधे तरीके से नहीं देख सकता। फिर हमें ज़ाबेन का स्टेटस दिखाया जाता है जहाँ पर उसके स्टेट्स काफी ज्यादा कम होते हैं, लेकिन उसका स्ट्रेंथ गेम को खेलने की वजह से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ज़ाबेन गेम को खेलते हुए अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पर केवल अपने स्टैटिक मेडिटेशन के साथ अपनी कल्टीवेशन करता तो मुझे डर है कि यहाँ पे हजारों साल के बाद भी मैं इतने ज्यादा स्पीड में अपनी कल्टीवेशन को प्रोग्रेस नहीं कर पाता। पर इस गेम के क्रिस्टल के पॉपअप हो जाने की वजह से मुझे एक रिग्रेट होता है कि मैं इसको रियल लाइफ के अंदर बाहर नहीं निकाल पाता। वरना सोचो अगर मैं इस गेम के अंदर से इन लो लेवल क्रिस्टल को बाहर भी निकाल पाता तो शायद मैं इनको बेच सकता था, जिसकी वजह से मेरे पास इतना पैसा होता मैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबल भी जी सका हूँ। और फिर हमें फिर से गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर के सामने म्यूटेंट एंट आ जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी और ताकतवर थी। वो तेजी से आते ही हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देती है, पर ज़ाबेन का अवतार उसके अटैक से पहले ही जंप कर साइड में कूद जाता है, जिसकी वजह से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ज़ाबेन अपने सामने रेड म्यूटेंट एंट को देखकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है और साथ ही अपने मन में सोचता है एक रेड म्यूटेंट एंट एक नॉर्मल एंट से बहुत ही ज्यादा फास्ट और पावरफुल होती है, पर जितना समय मेरे पास है उतना समय में हरा तो सकता हूँ। पर यहाँ पर एक दिक्कत है क्योंकि उसके साथ और भी सारे नॉर्मल एंट हैं, इसलिए मैं एक साथ इन सबसे नहीं लड़ सकता। पर तभी ज़ाबेन वहाँ से आने की किसी की पैरों की आवाज सुनता है जो उसी की तरफ आ रहे थे। ज़ाबेन वहाँ पर उस लड़की को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है। वो अपने मन ही मन सोचता है इस लड़की का नाम तो ज़ाओ रियोक्सी है, पर क्या ये मुझे देख रही है? डैम इट, मेरा टाइम खराब हो गया। और उसके बाद वो अपने गेम में फोकस करने लग जाता है और साथ ही अपने मन में सोचता है अगर यहाँ पर फैन रियोक्सी को मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो शायद यहाँ पर मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, पर मैं इस बैटल के दौरान इस गेम को एग्जिट भी नहीं कर सकता। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात है, इसलिए ज़ाबेन सब कुछ छोड़कर अपने गेम को खेलने लग जाता है। लेकिन तभी फैन रियोक्सी ज़ाबेन की तरफ देखती है और कहती है आखिरकार ज़ाबेन मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ज़ाबेन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? और साथ ही अपने मन सोचता है ठीक है, ये अगर मुझे देख भी रही है तो इसे ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई गेम एडिक्टेड हूँ। फैन रियोक्सी ज़ाबेन से बोलती है कि मैं तुमसे एक उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे, जिसकी वजह से हम ग्रेजुएशन एग्जाम के लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम के टेस्ट को दे सके। ज़ाबेन उससे पूछा है क्या सच में तुम अपनी टीम में मुझे इन्वाइट कर रही हो? पर आखिर क्यों मेरे साथ टीम अप करना चाहती हो? मैं तो पूरी तरह से कचड़ा हूँ। फैन रियोक्सी ज़ाबेन से बोलती है असल में हम लोग अपने कॉम्बैट टेस्ट में बेस्ट देकर बेस्ट स्कोर लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रॉन्ग टीममेट की जरूरत है और यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर ज़ाबेन अपने गेम को ध्यान देते हुए कहता है तो तुम्हारा मतलब ये है कि जो मैं 1 महीने पहले था? जिसकी बात सुनकर रियोक्सी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है और ज़ाबेन से बोलती है कि मेरा ओपिनियन है कि तुम अभी भी वही हो, अभी भी तुम वही इंसान हो जिसे मैं पूरे स्कूल में अपना राइवल समझती हूँ। तो ज़ाबेन रियोक्सी से पूछा है कि आजिन आखिर कौन से पोजीशन पर है? तो फिर रियोक्सी ज़ाबेन से बोलती है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? वो कब के हमारे स्कूल से ट्रांसफर होकर जा चुकी है। ये सुनकर ज़ाबेन भी थोड़ा कंफ्यूज होता है और हैरान होते हुए बोलता है क्या मुझे इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता था, पर मुझे इतना पता था कि आजिन मॉडल क्लास को सरपास कर चुकी है
है। ये सुनकर रियोक्सी बोलती है उसका आना, इस तरह से चले जाना, ये बहुत ही ज्यादा अजीब सा था। ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल स्पेशली वहाँ पे तुम्हें हराने के लिए आई थी, और मुझे ये भी लगा था कि शायद से तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो और तुम दोनों के बीच में दुश्मनी है, जिसकी वजह से वो सेटल करने के लिए स्कूल में आई थी। पर ज़ॉबेन आजिन के बारे में सोचते हुए कहता है वो लड़की काफी ज्यादा अजीब सी थी। पर इसके बाद वो अपना गेम खेलते हुए रियोक्सी से कहता है नहीं, मैं उसको कभी भी नहीं जानता था। हम लोगों की लाइफ फाइट से पहले मैंने उसको कभी भी नहीं देखा था, तो आखिर हम लोगों की दुश्मनी इससे पहले कैसे हो सकती है? तो मैंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। तो रियोक्सी उससे कहती है ये सब छोड़ो, आखिर टीम के बारे में बताओ, तुम्हारा क्या आंसर है? ज़ॉबेन उसे कहता है अगर तुम्हें इन सबसे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे तुम्हारे साथ टीम अप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रियोक्सी वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है, हम लोगों के बीच में अब डील हो चुकी है और हम लोगों के अलावा 2 और टीममेट्स को ढूंढ लिया है। यहाँ पर 4 लोगों के साथ एक साथ टेस्ट देना होगा, इसलिए हम चारों को एक साथ ट्रेनिंग करनी होगी, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के बारे में और भी अच्छी तरह से जान सकें और हमारे टीम वर्क को एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकें, जिससे रियल कॉम्बैट में हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और ये बोलकर रियोक्सी वहाँ से जाने लगती है। गेम के अंदर ज़ॉबेन उस म्यूटेंट एंट को हरा देता है और उस म्यूटेंट एंट के मरने के बाद उसका क्रिस्टल नीचे गिर जाता है, जिसको उसका अवतार जल्दी से उठाने की कोशिश करने लगता है। पर जैसे ही ज़ॉबेन का अवतार उस क्रिस्टल को उठाता है तभी वहाँ पर और भी कई सारे एंट आने लग जाते हैं, जो कि उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको हरा देती है, जिसकी वजह से ये गेम वहीं पे खत्म हो जाता है। ज़ॉबेन गेम के खत्म हो जाने के बाद वो उठा है और कहता है यहाँ पर छोड़ो, मैं घर जाकर स्टेटस देखूंगा कि मेरा क्या हुआ। पर ज़ॉबेन जैसे ही खड़ा होने लगता है उसके मोबाइल के अंदर से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है और वो एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और इसीलिए ज़ॉबेन उस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है और साथ ही अपने मन में सोचता है ये क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा सच में पावरफुल है, जिसकी वजह से ज़ॉबेन को लगता है कि उस क्रिस्टल के अंदर जरूर से एक लेजेंडरी स्किल होगी। पर वो इस चीज से काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है आखिर सैंड के अंदर वो स्किल कैसे हो सकता है। इसलिए ज़ॉबेन जल्दी से अपने खून को मोबाइल के ऊपर डालकर अपना स्टेटस चेक करने लगता है और जैसे ही अपने स्टेटस को देखता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके स्टेटस काफी ज्यादा बढ़ चुके थे और साथ ही उसके साथ एक वीटा स्किल भी आ चुका था। और जैसे ही अपने विटालिटी स्किल को देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जो कि एक 7 रैंक की डिवाइन मैटिफिस थी। और उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर रियोक्सी अपने दोनों टीममेट से ज़ॉबेन को मिलाते हुए कहती है कि मैं तुम लोगों से कोई भी मजाक नहीं कर रही हूँ, कि ज़ॉबेन ही हम लोगों का कोर टीममेट होगा। यहाँ पर इस लड़के का नाम लीजी और दूसरे लड़के का नाम जियोन डोंग है और इन दोनों को हम लीजी और डोंग बुलाएंगे। लीजी ज़ॉबेन को देखते हुए कहता है हमें पता है कि ज़ॉबेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर उसने 1 महीने से भी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की हुई है, तो इसलिए मुझे डर है कि उसको वही कंडीशन में वापस पहुंचने के लिए काफी ज्यादा समय लगेगा और हमारा गोल रियल एग्जाम में कॉम्बैट के फर्स्ट प्लेस में आना है, तो इसलिए मुझे डर है कि ज़ॉबेन हमारे लिए बेस्ट पर्सन नहीं है। जिसके बाद डोंग रियोक्सी से बोलता है उसके बारे में क्या ख्याल है, वो और मैं काफी लंबे समय से दोस्त हैं। और वहीं पे खड़ा ज़ॉबेन उसकी बात सुनकर अपने मन ही मन सोचता है कि कॉलेज एंट्री एग्जाम के रियल कॉम्बैट टेस्ट सच में ये बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है। अगर एग्जाम खराब होता है तो वो हमारे पूरी लाइफ पर इफेक्ट करता है, इसी टेस्ट के ऊपर हमारी पूरी लाइफ निर्भर करती है, जिसकी वजह से स्कूल में हमारी पोजीशन बढ़ती है और हमें जॉब मिलती है और यहाँ तक हम अपर क्लास में जाने के भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये लोग यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टीममेट को ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टीममेट की होने की वजह से तुम्हारी पर्सनल सेफ्टी भी सिक्योर हो जाती है, इसलिए इन लोगों का रिएक्ट करना ऐसा तो नॉर्मल है। रियोक्सी उन लोगों की बात सुनकर कहती है ज़ॉबी एक आउटस्टैंडिंग पर्सन है, पर मुझे लगता है कि ज़ॉबेन एक बेस्ट पर्सन है। और ये बात सुनकर डोंग रियोक्सी से बोलता है चलो तो ऐसी बात है, हम एक शर्त लगाते हैं ज़ॉबेन, मैं तुम्हारा यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम बुरा मानने वाले हो, और वैसे भी हम सभी जानना चाहते हैं कि ज़ॉबेन हमारी टीम के अंदर सुटेबल है कि नहीं, तो अब तुम्हारा टीम में आना इस रिजल्ट पर ही निर्भर करता है। तो फिर रियोक्सी उससे पूछती है आखिर तुम इसकी स्ट्रेंथ को किस तरह चेक करना चाहते हो, तो फिर डोंग बड़ी अच्छे से कहता है ये तो बड़ी ही सिंपल बात है, यहाँ हम तीनों में सबसे ज्यादा वीकेस्ट तो मैं ही हूँ, अगर ज़ॉबेन यहाँ पे मुझे हरा देगा तो हमारी टीम के अंदर एंट्री भी कर सकता है और मैं उसे इस तरह से कभी बुली भी नहीं करूंगा। तो बताओ आखिर तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा। ज़ॉबेन डोंग की बात सुनकर रियोक्सी से बोलता है मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, पर फाइट करने से यहाँ पे एक रिस्क है, अगर हम लोगों में से कोई भी इंजर्ड हो जाता है तो तुम्हें नहीं ऐसा लगता है कि तुम्हारा एक टीममेट का इंजर्ड होना तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उसकी बात सुनकर डोंग कहता है तो स्कूल के अंदर एक स्ट्रेंथ टेस्टर है जो नंबर बताएगा, जो कि काफी ज्यादा बोरिंग है, तो क्यों ना हम लोग इससे फाइट करें कि देखते हैं आखिर कौन यहाँ पे लूजर है और कौन विनर। तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। डोंग की बात सुनकर रियोक्सी अपने मन में सोचती है डोंग यहाँ पर थंडर बोल्ट की टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है, की वजह से उसके पास जो वेटिलिटी स्किल है वो हर चीज को तबाह करने की एबिलिटी अपने पास रखती है, और उसके पावर के साथ उसके पास एक थंडर बोल्ट वेटिलिटी स्किल है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल और यूजफुल हो सकता है। पर यहाँ पर देखा जाए तो ज़ॉबेन की कल्टीवेशन सफरिंग में चल रही है और ज़ॉबेन ने कभी भी वेटिलिटी क्रिस्टल के साथ कोई भी कल्टीवेशन नहीं की है, और ज़ॉबेन के घर में भी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी खराब है, तो इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसके पास कोई भी वेटिलिटी स्किल हो सकती है। लेकिन मैं ये देखना
देखना चाहती हूँ कि आखिर ज़ॉबेन इस चीज पर रिस्पॉन्स कैसे करता है। पर ज़ॉबेन जियांगडाओ की बात सुनते हुए कहता है उस स्कूल के अंदर एक स्टैंड टेस्टर है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, चलो उसको इस्तेमाल करते हैं। जियांगबाओ से बोलता है क्या हुआ, क्या तुम डर गए? ज़ॉबेन सिर खुजलाते हुए अपने मन में सोचता है मैं तो बस इसलिए डर रहा हूँ कि अपने एक से तुम्हें जान से मार ना डालूं। जिसके बाद हमें स्कूल के लैब के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें स्टैंड टेस्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और ज़ॉबाई और डोंग दोनों ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर डोंग जियाओबाई से कहता है चलो बताओ सबसे पहले तुम जाना चाहते हो कि मैं आगे जाऊँ? फिर ज़ॉबेन उससे बोलता है जैसा तुम चाहो। फिर जियांगबाओ उसकी बात सुनते हुए कहता है ठीक है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। इसके बाद जियांगडाओ आगे जाकर उस मशीन पे पंच करता है, जिसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर पावर लेवल 7 आ जाता है। इसका मतलब जियांगडाओ की करंट पावर लेवल 7 पर है। ये देखकर ज़ॉबेन अपने मन में सोचता है स्टैंड टेस्टर और मोबाइल के अंदर गेम खेलने का स्टार में थोड़ा सही फर्क है, पर ये इतना ज्यादा भी कोई खास नहीं है। और साथ ही ज़ॉबेन अपने मन में सोचता है मेरे इस मिस्टीरियस मोबाइल मिलने से पहले मेरी स्ट्रेंथ केवल 7 पे ही थी। जिसके बाद डोंग ज़ॉबाई को आगे बढ़ाते हुए कहता है प्लीज अब आगे आ जाओ। जिसके बाद हमें उस रूम के अंदर लाइट आते हुए दिखती है और स्कूल के अंदर हमें टीचर क्यूबाई को भी दिखाया जाता है, जो उस लाइट को आते हुए देखते हुए कहते हैं और बोलते हैं आखिरी दिन के इस समय इस टेस्टर रूम के अंदर कौन हो सका है। इसलिए टीचर क्यूबाई हल्का सा गेट खोल कर चेक करते हैं आखिर अंदर कौन है और वहीं से छुपकर अंदर देखने लग जाते हैं और उन लोगों को देखकर मनी मन सोचते हैं आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। टीचर क्यूबाई उन लोगों को स्टैंड टेस्टर का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचते हैं मैं इस तरीके से जाकर उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। रुको आखिर वहाँ पर कौन पंच करने वाला है, ये तो ज़ॉबेन है। फिर जैसे ही ज़ॉबेन स्टैंड टेस्टर के ऊपर पंच करता है फिर सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि ज़ॉबेन की पंच की पावर लेवल 10 थी। टीचर क्यूबा भी पावर लेवल को देखकर हैरान हो जाते हैं और मनी मन सोचते हुए कहते हैं ये तो 10 है पर आखिर कैसे? इसका मतलब ज़ॉबेन ने अपनी प्रैक्टिस को बीच में नहीं छोड़ा था, यानी असल में वो क्लास के अंदर इसलिए सो जाया करता था क्योंकि वो अकेले में ही हार्ड ट्रेनिंग करता था। यानी कि जैसा फॉर्मल प्रिंसिपल ने सोचा था वैसा ही है, एक मोटर क्लास जिसकी स्ट्रेंथ 10 है। मुझे तो डर है कि पूरे स्कूल के अंदर ज़ॉबेन के जैसा मैच कोई नहीं कर पाएगा। रियोक्सी भी ज़ॉबेन के पंच करने की वजह से बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है ये तो 1 हिट पंच था। ज़ॉबेन ने सच में 1 इंच पंच का इस्तेमाल किया था, पर इसे अपने फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करे तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी यहाँ पर ज़ॉबेन ने बिना किसी वेटेलिटी स्किल का इस्तेमाल किए बगैर 10 स्कोर कर सकता है। ये तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। पर जियांगडाओ को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वहीं पे चिल्लाते हुए कहता है ठीक है तुम पास हुए, पर ऐसा मत सोच लेना कि तुम फाइट में मुझसे जीत सकते हो, यहाँ पर तुम गलत हो। जिसके बाद ज़ॉबेन को धक्का देते हुए कहता है तुम यहाँ पर साइड हो जाओ, अब मैं अपने वेटेलिटी स्किल को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। फिर उसके पीछे लीजी जियांगडाओ को देखते हुए कहता है ये लड़का सच में काफी ज्यादा जिद्दी है। जिसके बाद हमें जियांगडाओ को दिखाया जाता है जो अपनी वेटेलिटी स्किल को इस्तेमाल करने के लिए अपने फिस्ट के अंदर थंडर बोल्ट को कलेक्ट करता है। जिसके बाद वो अपने वेटेलिटी स्किल थंडर बोल्ट को तो वो स्टैंड टेस्टर के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से जियांगडाओ का लेवल 11 हो जाता है। और ये देखकर ज़ॉबेन से पूछता है बताओ ये कैसा रहा? ज़ॉबेन उसे हाथ दिखाते हुए कहता है वेरी गुड, सचमुच ये तो काफी ज्यादा अच्छा था। जिसके बाद ज़ॉबेन स्टैंड टेस्टर को देखने लगता है और अपने मनी मन सोचता है। फिर जियांगडाओ उससे पूछता है आखिर तुम क्या देख रहे हो? अगर तुम ये नहीं कहना चाहते तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे हारने में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। पर ज़ॉबेन जियांगडाओ से बोलता है अगर मैंने इस मशीन को तोड़ दिया तो मुझे स्कूल में पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना? और ये बात सुनकर जियांगडाओ अपनी छाती छोड़ते हुए कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, अगर सच में तुम यहाँ इस मशीन को तोड़ देते हो मैं इसका पैसा दे दूंगा, तुम्हें 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात सुनकर ज़ॉबेन अपना हाथ चढ़ाते हुए कहता है ठीक है तो तैयार हो जाओ। उसी के पीछे टीचर क्यूबाई ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ज़ॉबेन के अंदर से एनर्जी रिलीज होना चालू हो चुकी थी। जियांगडाओ ज़ॉबेन को देखते हुए अपने मन में सोचता है ज़ॉबेन को अपने ऊपर हद से कुछ ज्यादा ही भरोसा है। ये मशीन स्टैंड को चेक करने के लिए ही बनाई गई है और भले ये पुराने वर्जन की स्टैंड टेस्टर मशीन है पर फिर भी इसकी लास्ट लिमिट 20 तक है। यहाँ पर केवल कुछ ही हाई स्टूडेंट है जो इसकी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सके हैं और वो चाहकर भी इसे नहीं तोड़ सके। और यहाँ पर ज़ॉबेन अपने वेटेलिटी स्किल डिवाइन फिश को इस्तेमाल करने वाला है, जिसकी वजह से उसके फिश के अंदर कई सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे देखकर रियोक्सी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या सच में ज़ॉबेन के पास एक वेटेलिटी स्किल है? जिसके बाद ज़ॉबेन अपने पंच को इस्तेमाल करते हुए उस स्टैंड टेस्ट के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से पूरी मशीन के अंदर चिंगारी निकलते हुए दिखाई देती है और वो पूरी की पूरी मशीन दग जाती है, यानी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये देखकर टीचर क्यूबाई और वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ॉबेन एक स्टाइल में वहाँ पर पोज देते हुए खड़ा होता है। टीचर क्यूबाई ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी के साथ मनी मन बोलते हैं इस स्टैंड टेस्टर की लिमिट बस 20 थी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 20 स्टैंड वाला इंसान इस डब्बे को आसानी से तोड़ सके। इसे तोड़ने के लिए तुम्हारे पास लगभग रैंक 8 या 9 की वेटेलिटी स्किल होनी चाहिए, जिसके साथ ही कोई स्टैंड टेस्टर मशीन को तोड़ सकता है। तभी टीचर क्यूबाई को पुराने प्रिंसिपल की वो बात याद आती है और उन्होंने ये कहा था इस दुनिया में सिर्फ 2 प्रकार के जीनियस हुआ करते हैं, एक वो जिसमें ज़ॉबेन आता है और दूसरे जिसमें जीनियस आते हैं। ज़ॉबेन मशीन को तोड़ने के बाद जियांगडाओ के पास आते हुए कहता है तुमने पहले ही कहा था अगर मैं इस मशीन को तोड़ दूंगा तुम इसका पैसा पे करोगे? तो
जियांग डाओ उसका मस्का लगाते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, हाँ मेरे भाई, इसके लिए मैं सारे का सारा पैसा पे करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी हम लोग बहुत लंबे समय से एक क्लासमेट हैं और हम लोग तो एक टीममेट हैं, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और योक्सी भी जॉबेन को देखते हुए अपने मन में सोचती है, ये लड़का सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर वहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें जॉबेन को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से बात करते हुए कहता है कि कॉलेज एग्जाम एंट्रेंस रियल कॉम्बैट टेस्ट इस हफ्ते के बाद शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं चाह के भी आपके साथ नहीं जा सका। के बाद जॉबेन अपने फादर से पूछता है कि हमारे घर के स्टोरेज के अंदर एक मेटल कुकीज का बॉक्स रखा हुआ था, क्या आप उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? तो उसके फादर उसकी जवाब सुनके हुए कहते हैं, क्या एक कुकीज बॉक्स? फिर वो अपने फादर को कुकीज बॉक्स की डिटेल देते हुए कहता है वो एक स्क्वायर मेटल बॉक्स है जो कि लगभग 30 सेंटीमीटर का होगा और उसके ऊपर एक कार्टून बियर भी बना हुआ है। जॉबेन के फादर बॉक्स की डिटेल सुनते हुए कहते हैं, हाँ मुझे उसके बारे में पता है, उस बॉक्स के ऊपर लिटिल बियर का कार्टून बना हुआ है। असल में जब मैं छोटा था मैं वो कुकीज काफी ज्यादा खाया करता था, पर आज के समय में उस ब्रेड की कुकीज मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे उस बॉक्स के बारे में याद नहीं रहा। और उस छोटे से कुकीज बॉक्स के अंदर एक फोन रखा था, पर आखिर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जॉबेन अपने फादर से पूछा है, हाँ मैं उस फोन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या वो फोन आपने उसके अंदर रखा था? जॉबेन की बात सुनकर उसके फादर कहते हैं, क्या तुम उसी फोन के बारे में बात कर रहे हो जिसका फोन वाइल्ड मेटल केस की तरह है, साथ ही उसकी स्किन पूरी तरह से ब्लैक है और उसके ऊपर कोई भी ऑन ऑफ बटन नहीं है? जॉबेन उनकी बात सुनकर बोलता है, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्या वो फोन आपका है? जॉबेन के फादर कहते हैं, नहीं वो मेरा नहीं है, वो तुम्हारे ग्रैंडफादर का है, अगर तुम उसके बारे में कोई बात नहीं करते तो मैं कब का उससे भूल चुका था। जॉबेन अपने ग्रैंडफादर के बारे में सुनते हुए कहता है, क्या वो ग्रैंडफादर का ट्रेजर था? आखिर वो उन्हें कहाँ से मिला था? तो जॉबेन के फादर उसे उसके ग्रैंडपा के बारे में बताते हुए कहते हैं, असल में तुम्हारे ग्रैंडपा एक कारपेंटर थे और वो लकड़ियों का बहुत सारा काम करते थे, वो लकड़ियों की चीजें बनाकर उन्हें मॉडिफाई करके उन्हें बेच देते थे। पर तुम्हारे ग्रैंडपा को गोल्डी सिटी के इंस्टीट्यूट में काम मिला था, जहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडपा एंसेंट सिटी में 1 साल से भी ज्यादा काम कर रहे थे, पर अचानक से उस एंसेंट सिटी के अंदर एक सूखा सा कुआं मिलता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी और तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ सभी काम करने वाले वर्कर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग आधी रात के समय काम कर रहे थे और उस कुएं के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी देखकर उन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर जैसे ही उस कुएं के अंदर से उन लोग एक चीज को निकालते हैं उन्हें एक वुडन का बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर से लाइट आ रही थी। पर जैसे ही तुम्हारे ग्रैंडपा उस वुडन बॉक्स को खोलते हैं उसके अंदर ये मोबाइल पड़ा था, जिसकी वजह से उन लोगों को ये लग रहा था कि इस मोबाइल के चालू होने की वजह से मोबाइल की लाइट इस कुएं से बाहर आ रही थी, पर शायद उसकी बैटरी की खत्म हो जाने की वजह से अब वो बंद हो चुका है और उसके अंदर कोई भी ऑन ऑफ करने के बटन नहीं थी और ना ही उसके अंदर कोई चार्जिंग पोर्ट था, जो देखकर तुम्हारे ग्रैंडपा और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा उदास हो गए थे और उन लोगों को ऐसा लगने लगा था कि किसी ने उन लोगों के ऊपर प्रैंक करने के लिए एक खराब मोबाइल उस बॉक्स के अंदर डाला था और इसी की वजह से कोई भी उस मोबाइल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और आखिर में तुम्हारे ग्रैंडपा ने उस मोबाइल को घर के अंदर लाकर उस बॉक्स में डाल दिया था, पर वो फोन पूरी तरह से टूटा हुआ था जिसे किसी भी तरह से चालू नहीं किया जा सका था और मैं तो उस मोबाइल को शॉप पर रिपेयर करने के भी लेके गया था। तब मैं काफी ज्यादा यंग था और इसलिए मैंने सोचा था अगर मैं इसको ठीक करवा लूंगा तो उससे मैं बेच कर कुछ सिगरेट खरीद सका हूँ, पर मोबाइल रिपेयर शॉप वाले ने कहा था कि ये पूरी तरह से बेकार है, तो इसलिए मैंने उस कुकीज बॉक्स के अंदर उस मोबाइल को रखकर कहीं छुपा दिया था और मैंने सोचा था कि उस तरीके से बेच कर मैं उससे कुछ पैसे कमा सका हूँ। फिर मैंने उस कुकीज बॉक्स को उस स्टोरेज में रखकर कहीं भूल गया था। आखिर तुम मुझे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जिसके बाद जॉबेन अपने फादर से कहता है, तो इसका मतलब वो फोन कभी भी चालू नहीं हुआ था और साथ ही जॉबेन अपने मन में सोचता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि इस मोबाइल के बदले आपको कोई भी उस समय सिगरेट नहीं मिली थी, वरना आज आप यहाँ पे बैठकर रो रहे होते हैं। जिसके बाद जॉबेन के फादर उससे कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुमने उस मोबाइल को चालू कर दिया है? पर काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है इसलिए मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था, या वो छूट चुका था या उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा कर लो, और मैंने तुम्हें शादी के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ आना चाहते हो कि नहीं। जो बोलकर जॉबेन के फादर फोन रख देते हैं और जॉबेन अपने मनी मन सोचता है, यानी कि ये मोबाइल एंसेट सिटी के एंसेट वेल के अंदर पड़ा हुआ था और मुझे सबसे पहले इस रियल कॉम्बैट टेस्ट को पूरा करना होगा, जिसके बाद मैं एंसेंट सिटी में जाकर उस लोकेशन के बारे में देखा हूँ आखिर वो वेल कहाँ पे था, शायद मुझे इसके बारे में कुछ और भी चीजें जानने को मिल सकती है। पर तभी जॉबेन को ये याद आता है कि मैं तो अपने फादर से ये पूछना भूल गया, क्या आपने कभी किसी सिटी से बाहर जाकर किसी को ऑफेंड किया है? जिसके बाद जॉबेन अपने रूम में आकर अपना गेम खेलता है और फिर क्लासरूम में जाकर सो जाता है और फिर ट्रेनिंग करता है और गेम खेलता है और ऐसे ही करते हुए उससे कुछ दिन बीत जाते हैं। जिसके बाद हमें स्कूल के अंदर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉरिडोर में कुछ लड़के भागते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी वो लड़का एक लड़के से टकरा जाता है। इसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लड़का किसी तरह का प्रिंस हो। तो वो लड़का जमीन पर गिर जाता है और उसके पीछे उसका दोस्त आते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो लड़का दूसरे लड़के से कहता है, मुझे माफ कर देना, और लेकिन उसका और काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है और उसकी बात को इग्नोर करते हुए वो लड़का आगे बढ़ जाता है और उसके पीछे वो लड़के आपस में बात करते हुए कहते हैं, सच में ये लड़का तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। फिर उस प्रिंस से लड़की को निकल जाने के बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग डाओ जॉबेन से माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे दोस्त ने मुझे टीम में इन्वाइट किया है इसलिए मैं तुम्हारे साथ टीम अप नहीं कर सका। जो बोल के जियांग डाओ वहाँ से भाग जाता है। जॉबेन ये सुनकर अपने मन में सोचा
है जियांगडाओ यहाँ से अपनी टीम से कोई कर रहा है तो शायद योक्सी के पास कोई बैकअप प्लान होगा, पर शायद इस समय किसी टीममेट को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिसके बाद जॉ बेन ली के पास जाता है और उसे बताता है क्या तुम्हें पता है कि जियांगडाओ टीम को करके जा चुका है। पर ली भी जॉ बेन से बोलता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ रियल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सका। जॉ बेन पूछते हुए कहता है आखिर क्यों, तुम कुछ हुआ है क्या? और फिर वो कहता है ये मत पूछो, बस मुझे माफ कर देना। जिसके बाद जॉ बेन रियोक्सी के पास जाता है, मगर रियोक्सी भी जॉ बेन से कहने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकी, मगर जॉ बेन उसे रोकते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाली हो, पर ठीक है कोई बात नहीं। रियोक्सी ये बात जानकर काफी उदास होती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना। पर जॉ बेन कहता है यहाँ पर मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, शायद यहाँ पर ऐसा कोई है जो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है, जिसकी वजह से तुम लोग भी यहाँ पर मुसीबत में पड़ गए हो। फिर जॉ बेन रियोक्सी को समझाते हुए कहता है जल्दी जाओ और अपने लिए कोई दूसरा टीम में ढूंढ लो, अभी भी तुम्हारे पास समय है, जिसकी वजह से तुम एक अच्छा स्कोर बना सको, वरना तुम्हारे लिए मुझे बुरा लगेगा। रियोक्सी वहाँ से जाते हुए जॉ बेन से कहती है मुझे नहीं पता कि तुमने किसको ऑफेंड किया है, पर सचमुच तुमने जिसको ऑफेंड किया है उसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा खतरनाक है, तो प्लीज संभल कर रहना। और ये बोलकर रियोक्सी वहाँ से चली जाती है और जॉ बेन भी वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है। और जॉ बेन ये सोचते हुए क्लास के अंदर चली रहा होता है, तभी पीछे से टीचर क्यू भाई जॉ बेन को आवाज देते हुए कहते हैं तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में आ जाओ, जिसे उससे सारी स्टोरी बताते हुए कहते हैं वॉरलॉर्ड गवर्नमेंट की एक हायर पोजीशन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग पावर रखती है, उसका रियल नाम टियान जाओ है, क्या सच में तुम उसे नहीं जानते? जॉ बेन टीचर क्यू भाई से कहता है मैं उसे नहीं जानता, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर टीचर क्यू भाई थोड़े कंफ्यूज होते हुए कहते हैं ये तो काफी ज्यादा अजीब है, आखिर वो स्कूल का इन्फेक्शन करते हुए अपने नाम का इस्तेमाल कर एक स्टूडेंट को क्रिटिसाइज क्यों करना चाहता है। जॉ बेन टीचर क्यू भाई से पूछता है आखिर ये टियान जाओ असल में है कौन? तो टीचर क्यू भाई जॉ बेन को बताते हैं कि अर्थ फेडरेशन 4 भागों में बटी हुई है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, और टियान जाओ जो कि वॉरलॉर्ड है वो काफी ज्यादा यंग है और वो एक ऊंची फैमिली से आया है, वो केवल अभी 20 साल का है और उसके बाद भी उसने आर्मी के अंदर एक हायर पोजीशन को अचीव कर लिया है। टियान जाओ एक हायर मिलिट्री का ऑफिसर है और साथ ही वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। और ये सब सुनने के बाद जॉ बेन कहता है टियान जाओ ने मेरे खिलाफ और भी कुछ किया है, और टीचर भी उसे बताते हैं ऐसा नहीं है, पर अगर उसने कहा कि तुम सही इंसान नहीं हो, पर जिसने भी वॉरलॉर्ड से कोई भी उधार लिया है या फिर फेवर लिया है वो लोग ये चीज को काफी ज्यादा सीरियस ले लेंगे। जॉ बेन उनकी बात सुनते हुए चिल्लाते हुए कहता है अगर वो एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है क्या उसे इतना भी नहीं पता कि उसके इस तरीके के शब्द एक हाई स्कूलर की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। और उसे पूछते हुए कहता है क्या ये वॉरलॉर्ड काजिन के साथ कोई रिलेशन है? और टीचर क्यू भाई उसकी बात सुनते हुए कहते हैं शायद हम लोग इसके बारे में बाद नहीं पता लगा लेंगे, पर यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम जाकर सबसे पहले टीममेट को ढूंढो और कॉम्बैट टेस्ट के लिए रजिस्टर करो, जिसकी डेडलाइन केवल परसों तक ही है, इसलिए तुम और भी ज्यादा डिले नहीं कर सकते। और इसके बाद तुम्हारी टीम में कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट नहीं होनी चाहिए। और जॉ बेन उनकी बात सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और टीचर क्यू भाई उससे कहते हैं हमारे स्कूल में एक ली जुइया नाम का एक स्टूडेंट है, अगर वो तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए तैयार हो जाता है तो शायद कोई भी तुम्हारे लिए परेशानी नहीं खड़ी कर सकता पर यहाँ पर इस सब के बदले में तुम्हें पूरी ताकत लगाकर उसके लिए अच्छा स्कोर लाना होगा, जिससे वो इस रियल कॉम्बैट टेस्ट में नंबर 1 पर आ सके। तो जॉ बेन टीचर से कहता है आपका ये मतलब है कि मुझे यहाँ पर ली जुइयान के बदले में लड़ना होगा। फिर टीचर क्यू भाई कहते हैं उससे भले ही तुम यहाँ पर अपने टीम के अंदर नंबर 1 तो नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पर तुम्हें रियल कॉम्बैट टेस्ट में पार्टिसिपेट ना करने से तो अच्छा ही होगा। टीचर क्यू भाई की बात सुनकर जॉ बेन टीचर से कहता है तो ठीक है प्लीज मेरा ली जुइया से कांटेक्ट करने में मदद कीजिए। जिसके बाद जॉ बेन स्कूल से बाहर आ जाता है और अपने फादर से कॉल कर उनसे पूछता है कि आप किसी टियान जाओ लड़के का नाम को जानते हैं? तो उसके फादर हाँ में जवाब देते हैं और उससे पूछते हैं आखिर तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि टियान जाओ तुम्हारा बड़ा भाई है? ये सुनकर जॉ बेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है क्या मेरा बड़ा भाई? तो जॉ बेन के फादर से बताते हैं टियानजू और जाओ लेन का उसका लड़का है, और अगर मैं यहाँ पर टियांग लेन से शादी करता हूँ तो ये तो सीधी सी बात है, ये तुम्हारा बड़ा स्टेप ब्रदर हुआ और साथ ही तुम्हारी एक यंगर सिस्टर भी है जिसका नाम आजिन है। और ये बात सुनकर जाओ बेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अपने फादर से बोलता है क्या? इसके बाद वो अपने फादर से पूछता है आप अपने टियान जाओ के साथ रिलेशनशिप कैसा है? तो जाओ बेन के फादर उसे बताते हैं टियान जाओ और उनकी लड़की दोनों ही मेरी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। और ये बात सुनकर जाओ बेन अपने मन में सोचता है तो अगर ऐसा है तो साला लोग मेरी क्यों मार रहे हैं, या शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग दिल से ये मैरिज को अप्रूव नहीं करते हैं और उन लोगों को मेरे डैड या मुझसे दिक्कत हो। और इसके बाद जाओ बेन अपने घर की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है सबसे पहले आजिन मेरे स्कूल में आकर मुझे हरा दिया था, और जिसके बाद टियान जाओ के एक सेंटेंस की वजह से मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे नहीं पा रहा। उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। अगर मैं एक एपिक स्टेट का एक्सपर्ट होता तो वो लोग ऐसा करने की मेरे बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं सकते थे। और जाओ बेन अपने घर के अंदर पहुंचकर लेट कर अपने गेम को खेलने लग जाता है और मनी मन सोचता है यहाँ पर कुछ दिनों से रेगुलर म्यूटेंट एंड्स आ रही है जिसको सबसे पहले मैंने काउंटर किया था, जिसके बाद किसी भी म्यूटेंट एंड्स ने कुछ भी नहीं गिराया है। फिर तभी जैसे एक म्यूटेंट एंड को हराता है उसे एक एग मिल जाता है, जिसे देखकर जाओ बेन का अवतार उसे उठाने के लिए जाता है, जिसे देखकर जाओ बेन खुश होते हुए बोलता है आखिरकार मुझे कोई सो मिला। जाओ बेन उस एग को देखते हुए कहता है ये कंपनी
कंपेनियन बिश एग है। इसका मतलब मेरे पास एक कंपेनियन बिश एग होने का चांस है। यहाँ पर मोटर लेवल के बीच भी काफी ज्यादा रेयर होते हैं। नॉर्मल सभी लेजेंडरी रैंक के बीच होते हैं या किसी हाई क्लास के कंपेनियन बीच होते हैं। चलो देखते हैं आखिर मुझे इसमें क्या मिलता है। जो बोलकर जॉबिन का अवतार उस को उठाने लगा है और जैसे उस जॉबिन का अवतार उस को टच करता है उसके अंदर से एनर्जी निकलकर जॉबिन के अवतार के अंदर चली जाती है, जिससे जॉबिन का अवतार उस कंपेनियन बीच के साथ कनेक्ट होने के लिए स्टार्ट हो जाता है। और रियल वर्ल्ड में जॉबिन के कान में एक आवाज आती है कि तुम मुझे मरते दम तक फॉलो करोगे, और कहता है जल्दी से सब्सक्राइब करो। और उसके बाद जॉबिन के बॉडी के अंदर भी जोरदार दर्द चालू हो जाता है, जिसकी वजह से जॉबिन भी दर्द के मारे चिल्लाना चालू कर देता है। और थोड़ी देर बाद वो उठा है और कहता है मेरा सिर बहुत जोर से दर्द हो रहा है। तभी जॉबिन अपने हाथ पर एक बीच का मार्क देखा है, जिसे देखकर वो खुश होते हुए कहता है इसका मतलब मेरा कंपेनियन बिश एग सक्सेसफुली हैच हो चुका है। जिसके बाद जॉबिन अपने कंपेनियन बिश को देखा है जिसका क्लास एक म्यूटेंट एड था। जिसके बाद जॉबिन अपने रूह की सभी खिड़कियां लगाते हुए कहता है चलो उसे समन करते हुए देखते हैं कि आखिर ये कैसा दिखा है। और साथ ही अपने मन में सोचता है आखिर मैं इसे बाहर समन कैसे कर सकता हूँ। के बाद जॉबिन अपने मन को कंसंट्रेट करने लग जाता है और उसके बाद उसके हाथ में एक ग्लव आ जाता है। और उस ग्लव को देखते हुए जॉबिन कहता है इसका मतलब ये कंपेनियन बिश का एक स्टेज है, मैं इस ग्लव का इस्तेमाल करते हुए म्यूटेंट एंड की पावर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद जॉबिन उस म्यूटेंट एंड को समन करता है और साथ ही वो कहता है मुझे नहीं लगता शायद इसे घर में इसी पावर को टेस्ट करना चाहिए, छोड़ो चलो देखते हैं आखिर ये कंपेनियन बिश आखिर होता कैसा है। फिर इस समय जॉबिन का कंपेनियन बिश को दिखाया जाता है और जैसे वो समन होता है उसके बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, ये देखकर जॉबिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो गेम के अंदर काफी ज्यादा क्यूट दिख रहा था, लेकिन ये तो रियल लाइफ में काफी ज्यादा स्कैरी है। जिसके बाद जॉबिन उस कंपेनियन बिश को देखते हुए कहता है चलो इसके ऊपर अब राइड करके देखते हैं। और बस दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं टीचर क्यू बाई जॉबिन को लुइसियन के पास लेके जा रहे होते हैं और लुइसियन के बारे में टीचर क्यू बाई बताते हैं कि उसका कैरेक्टर काफी फेकू टाइप का है, लेकिन वो बुरा इंसान बिल्कुल नहीं है। तुम यहाँ पर सिर्फ टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, इसलिए अपने दिल पर कोई भी बात मत लेना। और ये बात सुनकर जॉबिन टीचर से कहता है आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जिसके बाद टीचर क्यू बाई लुइसियन के पास ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग ली फैमिली के मेंशन के बाहर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर एक मेड आकर उनका स्वागत करती है और वो कहती है ली फैमिली का सेकंड यंग मास्टर आप लोगों का अंदर वेट कर रहे हैं। और फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो तो लड़कियों के साथ बैठकर एंजॉय कर रहा था। और ली जुयान टीचर को देखते हुए कहता है आइए बैठिए और मेरे साथ ड्रिंक पीजिए। और उसकी बात सुनकर टीचर क्यू बाई कहते हैं नहीं शुक्रिया, आफ्टरनून में मेरी क्लासेस है इसलिए मैं नहीं पी सका। और फिर ली जुयान को जॉबिन से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं इस लड़के का नाम जॉबिन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, काफी ज्यादा ताकतवर है और ये तुम्हारी फिजिकल टेस्ट में स्कोर करने में तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेगा। और ये बात सुनकर ली जुयान टीचर से कहता है टीचर आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने जो बोला है तो मैं इसे अपनी टीम के अंदर ज्वाइन जरूर करवाऊंगा और यहाँ पर मेरे लिए एक अच्छा स्कोर करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद टीचर क्यू बाई बोलते हैं ठीक है तो अगर ऐसा है तो मैं फिर से स्कूल जा रहा हूँ, तुम और जॉबिन यहाँ पर बैठकर फिजिकल टेस्ट के बारे में बात कर सकते हो। और टीचर क्यू बाई वहाँ से जाते हुए जॉबिन से कहते हैं मैं तुम्हारे लिए रजिस्ट्रेशन के सारे काम कर दूंगा और तुम यहाँ पर कुछ दिन रहो और ली जुयन के साथ फेमिलियर हो जाओ, जिससे तुम्हें प्रैक्टिकल टेस्ट देने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और टीचर क्यू बाई को जॉबिन की इतनी मदद करता हुआ देखकर जॉबिन टीचर को कहता है टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर टीचर क्यू बाई वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद ली जुयान जॉबिन से कहता है तो तुम्हारा नाम ही जॉबिन है ना, मैंने तुम्हारे बारे में पहले कई सारी बातें सुनी थी कि तुम स्कूल के नंबर 1 जीनियस हो। और ये बात सुनकर जॉबिन अपना चेहरा खुजाते हुए कहता है ये सब बस एक रूमर्स है, इसलिए तुम वो सब चीजों को इतना ज्यादा सीरियस मत लेना। जो सुनकर ली जुयान भी कहता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा था, क्योंकि ग्यूडी जैसे छोटे स्कूल में आखिर एक रियल जीनियस कैसे हो सकता है, और अगर तुम सच में एक रियल जीनियस होते तो आज इन तुम्हें एक ही मूव में नहीं हरा पाती। जिसके बाद ली जुयान जॉबिन से आगे कहता है टीम वर्क और कॉपरेशन ट्रेनिंग दोनों के बारे में तुम भूल जाओ, तुम बस हम लोगों को फॉलो करना और हमारे लिए कोई भी परेशानी खड़ी मत करना। और ये बात सुनकर जॉबिन गेम को खेलते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद ली जुयान जॉबिन से पूछता है क्या तुम ड्रिंक करते हो, अगर तुम ड्रिंक करते हो तो यहाँ से किसी भी ड्रिंक को उठा सकते हो और साथ ही तुम किसी भी लड़की को ले सकते हो जो कि तुम्हें पसंद आती है। पर जॉबिन अपने गेम को खेलते हुए कहता है शुक्रिया पर मैं वाइन नहीं पीता। ली जुयान जॉबिन को इस तरीके से देखकर सोचता है ये मेरी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा, सच में ये काफी ज्यादा एरोगेंट है। इसलिए वो यहाँ पर इसे मजा चकाने के लिए एक लड़की के कान में जाकर कहता है कि जाकर जॉबिन को सेड्यूस करो। और ये बात सुनकर वो लड़की हंसे हुए कहती है तुम सच में काफी ज्यादा बुरे हो। फिर लड़की जॉबिन के पास जाकर उसे सेड्यूस करते हुए अपने चाम दिखाते हुए कहती है क्या सच में ये गेम काफी ज्यादा फनी है। और जॉबिन बस हाँ में सर हिला देता है और कहता है हाँ ये गेम काफी ज्यादा फनी है। और फिर वो लड़की जॉबिन के पास बैठे हुए कहती है क्या ये मुझसे भी ज्यादा फनी है।
और हमारा जावेन यहाँ पे सिग्नल मेल बन जाता है और उसकी बात ना सुनते हुए अपना चुपचाप गेम खेल रहा होता है। देखकर वो लड़की जावेन के चेहरे को पकड़ती है और अपनी तरफ खींचने लग जाती है और कहती है मेरे तरफ देखो। पर तभी गेम के अंदर एक लाइट एंड आ जाती है जिसे देखकर जावेन थोड़ा सीरियस हो जाता है। पर वो लड़की जावेन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और वो कहती है गेम को छोड़ो, हम लोग चलो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग करते हैं जो इस गेम से काफी ज्यादा मजेदार होगा। पर जावेन तो गेम में लगा हुआ होता है और वो अपने मन में सोचता है इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा तेज है और उससे फाइट करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। पर तभी वो लड़की जावेन के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है जरा मेरे तरफ देखो। लेकिन तभी उसकी नजर गेम पर पड़ती है जहाँ पर वो देखता है कि वो एंड उसे मारने वाली होती है, इसलिए वो सीधे उस लड़की को धक्का दे देता है और अपना गेम खेलने लग जाता है। और वो लड़की उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे गाली देते हुए कहती है तुम कमीने कहीं के। और ली जुयान भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जिससे उसकी हंसी भी नहीं रुकी और उसकी वजह से उसकी ड्रिंक भी मुंह से निकल जाती है। वहाँ पर बैठे उस लड़की को भी ये देखकर काफी ज्यादा हंसी आ जाती है और उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लग जाती है। पर जावेन उस लड़की की वजह से ये गेम हार जाता है और ये देखकर जावेन काफी ज्यादा उदास होता है और कहता है कि मैं हार गया। और ली जुयान जावेन को देखते हुए कहता है सच में ये लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद सीन आधी रात का होता है जहाँ पर पार्टी कर ली जुयान एक लड़की के साथ सो रहा होता है। लेकिन तभी ली जुयान की अचानक से आंख खुलती है और वो चीज को सुनकर ली जुयान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जावेन अपना गेम खेल रहा होता है और तब से ही उस सिल्वर एंड फ्लाई को मारने के लिए काफी कोशिश कर रहा होता है। पर वो सिल्वर एंड फ्लाई काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए जावेन बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे नहीं जीत पाता और वो एंड हर बार जावेन को बड़ी आसानी से हरा देती है। फिर कई बार हारने के बाद जावेन कहता है मैं इसे पूरी रात से हराने की कोशिश कर रहा हूँ पर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं इसे जीत सकूं। सच में ये सिल्वर विंड एंड फ्लाई काफी ज्यादा पावरफुल है पर इसने अभी तक लेजेंडरी लेवल को अचीव नहीं किया है। मुझे नहीं लगता इसे हराना नामुमकिन है पर सबसे पहले मुझे इस पर अटैक करना होगा। मेरा डिवाइन माइटी फिस्ट इस सिल्वर विंड एंड फ्लाई को बहुत ही ज्यादा हैवी डैमेज दे सकता है, लेकिन उस स्किल को चालू करने में काफी ज्यादा समय लगता है। और फिर अपना गेम रखते हुए अपने मन में सोचता है इन गेम के कैरेक्टर मुझसे अलग नहीं है, मुझे पहले डिवाइन वेगर फिस्ट का इस्तेमाल करना होगा और फिर मैं इस गेम के कैरेक्टर को आराम से यूज कर सकता हूँ उस सिल्वर फ्लाई एंड को मारने के लिए। अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। अपना स्टैंड लेते हुए वो हवा में अपनी मुक्केबाजी करने लग जाता है और इसे ट्रेनिंग करते हुए देख ली जुयान उसे चुपकर देख रहा होता है और वो सोचते हुए बोलता है क्या वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है। और उसकी टेक्निक को देखते हुए ली जुयान बोलता है क्या वो इंचफिस्ट है। जिस तरह से ताकत पहुंचाई जाती है और आंदोलन का परिणाम काफी ज्यादा मुश्किल पड़ेगा इसे। और फिर वहाँ से जाते हुए बोलता है मुझे लगता है उसके पास कुछ खास है और वो बासी लेते हुए कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, चलो अब सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह जहाँ पर हमें एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर जावेन और ली जुयान दोनों ही अपना टेस्ट दे रहे होते हैं और टेस्ट देने के बाद सभी लोग अपनी फैमिली से मिलते हैं और कुछ दिनों बाद बस में बैठकर जावेन गुडी एंशिएंट टॉम को देखते हुए कहता है इस शहर में हजारों सालों पहले डायमेंशनल स्टॉर्म की वजह से डायमेंशनल लिफ्ट खुल गई थी और तभी से इस एरिया को सीधे डायमेंशनल जोन बुलाया जाता है। गुडी एंशिएंट टाउन को जब से डायमेंशनल जोन में डाला गया है जब से किसी को भी आने जाने के लिए पास की जरूरत होती है। और जॉब एंड मनी मन सोच रहा होता है कॉलेज एंट्रेंस फिजिकल एग्जाम यहीं पे होने वाला है। और कुछ समय बाद हम देखते हैं जहाँ पर वो बस आकर गुडी एंशिएंट टाउन के पास आकर रुक जाती है जहाँ पर सभी मिलिट्री एकदम तैनात खड़े होते हैं और हमारा जावेन वहाँ घूमते हुए सोच रहा होता है ली जुआन और उसके साथी अभी तक नहीं आए यहाँ पर, लगता है मुझे यहाँ पर इनका इंतजार करना चाहिए। लेकिन तभी जावेन की नजर एंशिएंट टाउन के गेट पर पड़ती है जिसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस हाथ के पंजे को देखते हुए कहता है आखिर वो क्या है। लेकिन तभी जावेन की मोबाइल बीप बीप करने लग जाती है जिसे देखकर जावेन सोचने लग जाता है क्या मेरे डैड मुझे कॉल कर रहे हैं। लेकिन तभी वो मोबाइल को निकालता है फिर वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ये तो मिस्टीरियस फोन से अचानक से आवाज आने लगी। और फिर उस फोन को निकालते हुए सोचता है और उसे समझ में ये नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसका फोन ऐसे वाइब्रेट कैसे करने लगा और ना ही इसके अंदर कैमरे का फंक्शन था, आखिर ये कैसे आ गया। पर जावेन सोचने के बाद इधर उधर की कहीं की फोटो लेने लगता है पर जैसे ही वो एंशिएंट टॉम की गेट की फोटो लेता है उस एंशिएंट टॉम में बना हुआ मार्क जावेन के मोबाइल पे बीप बीप करने लग जाता है। और फिर तभी जावेन के मोबाइल के अंदर नया गेम लोड होने लग जाता है और उसके मोबाइल के अंदर एंशिएंट सिटी का गेम अपीयर हो जाता है। और यहाँ पर जावेन बाकी लोगों का वेट कर रहा था और फिर वो सोचने लग जाता है कि जब तक मैं फ्री हूँ क्यों ना मैं इस गेम को ट्राई कर लूँ। फिर जावेन अपने मोबाइल में अपना ब्लड ड्रॉप डालकर अपने अवतार को क्रिएट कर देता है, इस न्यू गेम को खेलने लग जाता है और अपने अवतार को उस एंशिएंट सिटी के अंदर भेज देता है जहाँ उसके अंदर ओल्ड चाइनीज बिल्डिंग बनी हुई थी। इसे देखकर जावेन कहता है यानी एंशिएंट सिटी का अंदर का हिस्सा इस तरह का दिखता है। लेकिन तभी जावेन के सामने एक स्केलेटन सोल्जर आ जाता है जिसे देखकर जावेन बोलता है ये डायमेंशनल मॉन्स्टर एक स्केलेटन सोल्जर है। वो स्केलेटन सोल्जर जावेन के अवतार को देखते ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे अटैक करने के लिए आगे आने लगता है। पर जावेन का अवतार उसे डॉस करते हुए सोचता है भले ही ये सबसे पहले आकर मुझ पर अटैक कर रहा है पर इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम है। जिसके बाद जावेन अपने डिवाइन माइटी फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उस स्केलेटन सोल्जर के टुकड़े टुकड़े कर देता है जिसके अंदर से
जॉबिन को एक स्किल स्टोन मिलता है, जो देखकर जॉबिन भी हैरान होता है और कहता है क्या सच में मेरे पहले मॉन्स्टर से लड़ने के बाद ही मुझे एक स्किल स्टोन मिल जाएगा। जिसके बाद जॉबिन उस स्किल स्टोन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, पर जॉबिन के इस स्किल स्टोन को ऑब्जर्व करने पर ऐसा नहीं लगता जैसा उसे डिवाइन मैटिक्स को लर्न करने में लगा था। यहाँ इस न्यू स्किल का नाम स्केलेटन पाम होता है, जिसका विजिबिलिटी नंबर 1 था। जॉबिन स्केलेटन पाम को देखते हुए कंफ्यूज होता है और अपने मन में सोचता है मुझे पता है कि ये विजिबिलिटी स्किल स्केलेटन सोल्जर के पास है, पर ये विजिबिलिटी स्किल बेसिकली काफी ज्यादा लो लेवल की है और इसकी रैंक भी काफी ज्यादा कम है। जिसके बाद जॉबिन सोचता है शायद उसे अंदर और भी कुछ मिल सकता है, इसलिए वो डंजन के और अंदर जाने के लिए अपने म्यूटेटेड एंड को समन करते हुए बोलता है चलो आओ चलो इस डंजन के अंदर इस स्किल पाम को चेक करते हैं। जिसके बाद जॉबिन म्यूटेटेड एंड के ऊपर सवार होकर डंजन के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर जॉबिन के सामने और भी कई सारे स्केलेटन सोल्जर आ जाते हैं और जॉबिन और म्यूटेड एंड बड़े ही आराम से उस स्केलेटन सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। पर बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर को मारने के बाद भी उन्हें कोई भी स्किल स्टोन या एनर्जी स्टोन नहीं मिला होता है, जो देखकर जॉबिन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और देखते हुए कहता है इतने सारे स्केलेटन सोल्जर मारने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मुझे कोई और स्किल स्टोन नहीं मिलेगा। पर तभी जॉबिन अपने सामने ये देखकर थोड़ा सा झटका खा जाता है, क्योंकि उसके सामने स्केलेटन सोल्जर की आर्मी और अब उनका स्केलेटन जनरल भी था, जो कि स्केलेटन हॉर्स के ऊपर सवार था। स्केलेटन जनरल जॉबिन के अवतार को देखते ही तेजी से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और इसकी स्पीड देखकर जॉबिन भी काफी ज्यादा हैरान था और वो स्केलेटन जनरल काफी ज्यादा पावरफुल था। वो अपने एक ही अटैक से म्यूटेटेड एंड और जॉबिन को दोनों को ही मार डालता है, जिसकी वजह से जॉबिन का गेम वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद जॉबिन अपने फोन को अपने पॉकेट में रखकर एंशिएंट सिटी की तरफ देख रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से किसी को आता हुआ दिखाई देता है, जो कि कोई और नहीं आजिन थी। जॉबिन वहाँ पर आजिन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर आजिन वहाँ पर आते ही जॉबिन के सामने अपनी फिश करती है, जिसको देखकर जॉबिन थोड़ा सा डर गया था। पर यहाँ पर आजिन जॉबिन से कहती है अंकल ने मुझसे कहा था कि मैं ये लाकर तुम्हें दे दूं। अंकल का सुनकर जॉबिन समझ जाता है कि ये उसके डैड हैं। आजिन यहाँ पर जॉबिन को पेन ड्राइव देते ही उसके हाथ में मोबाइल को देखते हुए कहती है भले ही यहाँ पर अंकल तुम्हारे ऊपर कितने भी एफर्ट इस्तेमाल कर लें, पर वो सब हमेशा बर्बाद ही रहेंगे। और उसके बाद आजिन वहाँ से जाते हुए कहती है जो लोग खुद से कुछ भी नहीं करना चाहते, भले ही वो लोग कितने भी अच्छे रिसोर्सेज दे दिए जाए, वो सब केवल सिर्फ बर्बाद ही होते हैं। जिसके बाद आजिन आगे कहती है फ्यूचर में कभी भी ये बात मत कह देना कि तुम हमारे फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई भी कचड़ा हमारी फैमिली के अंदर नहीं हो सकता। पर जॉबिन उसकी बात सुनकर कंफ्यूजन में अपने मन में कहता है मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली का कोई भी हिस्सा बनना चाहता हूँ, शायद तुम जरूरत से ज्यादा सोचती हो। और इसके बाद जॉबिन उस पेन ड्राइव को देखते हुए सोचता है कि आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है। पर तभी लीजियन जॉबिन को आवाज देता है, जिसे सुनकर वो पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे दिखाई देता है कि लीजियन अपने दोनों टीममेट के साथ आ रहा होता है। और लीजियन जॉबिन के पास पहुंचते ही उन दोनों को बताता है कि टीचर ने मुझसे कहा था, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। पर साथ ही उन लोगों से कहता है ये केवल सिर्फ हम लोग के साथ ही चलेगा और हमारे लिए कोई भी मुसीबत नहीं खड़े करेगा। जो सुनकर जॉबिन उदास होते हुए कहता है हाँ ठीक है, पर साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा करने से मेरी एनर्जी ही बचेगी। इसके बाद येलो हेयर वाला लड़का ली जियान से बोलता है ब्रदर आपको इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिटी के अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं इन सब पर अकेला ही काफी हूँ। जो सुनकर ली जियान ये बात अपने ऊपर ले लेता है, तो उसकी बात सुनकर ब्लैक टोपी वाला लड़का आगे बढ़ते हुए कहता है मेरा नाम जियांग बाओ है। वो कहता है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और कोई भी हम मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और जॉबिन उन लोगों को देखकर बोलता है ये देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये लोग मुझसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, जैसा मैंने सोचा था। ये दोनों केवल इसके लिए टूल्स हैं। और उसके बाद अनाउंसमेंट होती है सभी पार्टिसिपेंट जल्दी से गेट के पास पहुंच जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा एग्जाम जल्दी से ही शुरू होने वाला है। और फिर हम रियोक्सी को देखते हैं, जहाँ एक लड़की के साथ टीममेट करके आई होती है और वो लड़की रियोक्सी से बोलती है एग्जाम जल्दी से शुरू होने वाला है, तो हमें जल्दी से गेट के पास पहुंच जाना चाहिए। इसलिए वो लोग भागते हुए गेट के पास पहुंचने लगते हैं। तभी जहाँ पर रियोक्सी की नजर जॉबिन पर पड़ती है और फिर जॉबिन रियोक्सी को देखकर उसे थम्स अप देता है, जो देखकर रियोक्सी अपने मन में कहती है इसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। और उसके बाद एंशिएंट सिटी का गेट खुल जाता है और उसके अंदर एग्जामिनर निकल कर बाहर आते हुए कहते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट को यहाँ पर अपने एग्जाम देने के लिए एंशिएंट सिटी के अंदर स्केलेटन सोल्जर्स को मारकर उसके कोर क्रिस्टल को कलेक्ट करना होगा और इन्हीं का इस्तेमाल कर तुम्हारे पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाएगा। और उसके बाद एग्जामिनर अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है सभी लोग अब अंदर जा सकते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपना अच्छा करेंगे। और फिर सभी लोग उसकी बात सुनकर अंदर जाना चालू करते हैं और जैसे जॉबिन अंदर पहुंचता है तो उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है और वो अंदर का सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और जैसे ही सभी पार्टिसिपेंट एंशिएंट सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर कई सारे स्केलेटन सोल्जर उनके सामने
सामने आने लग जाते हैं और सभी स्टूडेंट उनको देखकर उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और फिर हमें जावेन की टीम को भी दिखाते हैं जहाँ पर जियान बाओ और येलो बार वाला लड़का बड़े ही आराम से स्केलेटन सोल्जर को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जो देखकर वहीं पे खड़ा हुआ जावेन अपने मन में सोचता है, ये देखकर मुझे नहीं लगता कि मुझे इनकी मदद कुछ करनी चाहिए, ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, यानी अब मेरे पास समय है जिससे मुझे जो शक है वो अब मैं पूरा कर सकता हूँ। तो बोलकर जावेन अपने मोबाइल को बाहर निकाल लेता है और ली जुयान उसे देखते हुए कहता है क्या इसने फिर से गेम खेलना चालू कर दिया, और उसे देखते हुए सोचता है क्या सच में इस लड़के के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है क्या नहीं। पर जैसे जावेन अपने गेम को देखता है और वो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है जैसा मैंने सोचा था, केवल गेट ही नहीं इंसिस सिटी की बिल्डिंग भी और गेम के अंदर का डंजन दोनों ही सिमिलर है। इसका मतलब गेम के डंजन के अंदर जैसा मैंने देखा था क्या वो रियलिटी में एक्सिस्ट करता है। जो देखकर जावेन को स्केलेटन जनरल के बारे में याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है इसका मतलब वो स्केलेटन जनरल भी यहीं पे होगा, लेकिन वो गेम एक्सप्लोर का इस्तेमाल करते हुए देखा है अभी हम लोग स्केलेटन जनरल से काफी ज्यादा दूर हैं। और सोचते वो बोलता है अगर हम लोग एग्जाम एरिना से दूर नहीं जाते तो शायद हम लोगों का उसके साथ कोई सामना भी नहीं होगा। जिसके थोड़ी ही देर बाद जियांग बाओ कहता है क्या हमें एग्जाम एरिया के और भी अंदर जाना चाहिए। ये सुनकर जावेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो ऑरेंज बार वाला लड़का सभी को समझाते हुए कहता है कि इस एरिया के सारे स्केलेटन सोल्जर को लगभग हमने हरा दिया है और यहाँ पर स्केलेटन सोल्जर की मात्रा भी बहुत कम बची हुई है, और अगर हम लोगों को एक हाई स्कोर चाहिए तो हम लोगों को इस एरिया के और भी अंदर जाकर इसे और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा। पर तभी जावेन ली जुयान को वार्न करते हुए बोलता है मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को एग्जाम एरिना छोड़कर और भी अंदर जाना चाहिए, अंदर शायद से कोई ना कोई खतरा हो सकता है। पर वो येलो बार वाला लड़का कहता है क्या तुम डर गए, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहीं रुक सकते हो। जिसके बाद वो येलो बार वाला लड़का ली जुयान से आगे कहता है यहाँ पर उन स्केलेटन सोल्जर्स की बहुत ही ज्यादा मात्रा कम है और वो लोग पूरे में फैले हुए हैं, अगर हम लोगों को पहले नंबर पर आना है तो हम लोगों को और भी ज्यादा स्केलेटन सोल्जर्स को मारना होगा, जिससे हमारे फर्स्ट प्लेयर से आना पक्का हो जाएगा। और उसकी बात सुनकर ब्लैक टोपी वाला भी सबको बताता है यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सीडेंट होने का चांस बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम लोगों को इस चीज की कोई भी दिक्कत करने की चिंता नहीं होगी। और ये बात सुनकर लियांजाओ भी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और जॉबिन से भी बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, अगर वहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो दोनों वहीं पर रहेंगे, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये बात सुनकर जॉबिन मन में सोच रहा होता है डैम, मैं उन्हें ये नहीं बता सका कि सामने एक मॉन्स्टर है जो उन्हें मारने के लिए इंतजार कर रहा है। और साथ ही जॉबिन आगे बोलता है मुझे मोबाइल का इस्तेमाल करके उस स्केलेटन जनरल को मारने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना होगा, और अगर यहाँ से हमको निकलना पड़ा तो मैं ली जुयान को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। और जिसके बाद जियांग बाओ और ऑरेंज बार वाला लड़का वो दोनों आगे बढ़कर सभी स्केलेटन को मारने लग जाते हैं और तेजी के साथ अंदर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो ऑरेंज बार वाला लड़का बड़े आराम से सभी मॉन्स्टर को हराया जा रहा था और जियांग बाओ भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए केवल एक ही पंच में उन सभी मॉन्स्टर को मारते जा रहा था। और फिर हमें पीछे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर जॉबिन अपना मोबाइल निकाल कर गेम खेलने लग जाता है, पर वो जितने भी बार स्केलेटन जनरल के पास जाता है हर बार मारा जाता है, जिस वजह से जॉबिन काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और बोलता है नहीं इस सबसे काम नहीं चलने वाला, टॉर्च करके और जम कर मैं स्केलेटन जनरल के चार्ज से नहीं बच पा रहा हूँ, वो तुरंत ही मुझे मार दे रहा है। पर साथ ही वो स्केलेटन जनरल के एसेंस एनर्जी को समझ लेता है और बोलता है स्केलेटन जनरल अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं करता, वो केवल तभी अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है जब उसे चार्ज करना होता है, शायद ये स्केलेटन जनरल का एसेंस एनर्जी स्किल है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और बोलता है अगर गलती से भी उसने हम लोगों को ढूंढ लिया तो वो हमें एक ही चुटकी में खत्म कर देगा। पर तभी सामने जॉबिन की नजर पड़ती है जहाँ वो देखा है कि उस ऑरेंज बाल वाले लड़के ने उस स्केलेटन मॉन्स्टर को मार दिया है, जहाँ उसकी वजह से एसएस एनर्जी स्टोन मिल गया है, जिसे लेकर वो ऑरेंज बाल वाला लड़का लुजियान के पास ले जाकर उसे वो दे देता है। फिर लुजियान उसे लेते हुए कहता है ये इतना बुरा नहीं था, तुमने काफी अच्छा काम किया। जिसके बाद जॉबिन लुजियान के पास जाकर उसे बोलता है अब हम लोगों ने बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर्स को मार दिया है तो अब हमारा स्कोर भी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, तो क्या हम लोगों को अब वापस नहीं चलना चाहिए। की बात सुनकर वो ऑरेंज वाला लड़का उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है ये काफी नहीं है, आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है, और वैसे भी तुम यहाँ पर कोई काम भी नहीं कर रहे। फिर तभी लियांग बाओ अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहता है अगर हमने और भी कुछ लोगों को मार दिया तो हमारा फर्स्ट प्लेस पर आना गारंटी हो जाएगा। जिसके बाद ली जुयान अपने मोबाइल के अंदर चेक करते हुए बोलता है यहाँ पर कोई भी लेजेंडरी और हाई लेवल का डिमोनिक क्रिएचर नहीं है, इसलिए और अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर तभी जॉबिन ली जुयान का हाथ पकड़ते हुए कहता है रुक जाओ, क्या तुम्हें सिक्स सेंस पर यकीन है। भी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है आखिर सिक्स सेंस का मतलब क्या है। तो जॉबिन उसे समझाते हुए एक कहानी बनाता है और कहता है जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई खतरा आसपास है तो मेरा सिक्स सेंस मुझे बताता है, जिसकी वजह से मुझे अजीब कंफर्टेबल महसूस होने लगा है और ये जो फीलिंग आ रही है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये बात सुनकर वो ऑरेंज बाल वाला लड़का जॉबिन से कहता है आखिर तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम डर रहे हो, आखिर ये सिक्स सेंस का बहाना बनाकर हम लोगों को क्या साबित करना चाहते हो। तो ये तुम्हारे कहानी बनाने का स्टाइल काफी ज्यादा अमेजिंग है। और उसके पास आकर उसे चिल्लाते हुए कहता है ली जुयान तुम्हें यहाँ पर इसलिए
इसलिए लेकर आया है जिससे तुम अपना सर उठाकर बाहर चल सको, और अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट प्लेस में नहीं आते हैं, क्या इनके कॉन्सिक्वेंसेस तुम अपने हाथों पर ले सकते हो? पर जॉबेन उसे समझाते हुए कहता है, ये गुइडी एंशिएंट सिटी कोई भी छोटी जगह नहीं है और इसे कोई भी स्टूडेंट छोड़ने की कोशिश नहीं करता, और वैसे भी हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को ऑब्टेन कर लिया है, इसलिए हम ऐसे भी कंटिन्यू और भी कई सारे मॉन्स्टर को मारते हैं तो भले ही हमारे पास एक एडवांटेज होगी, पर हम लोग ऐसे अननोन जगह पे जाकर अपने लाइफ को रिस्क में क्यों डालें? जो सुनकर लिजियन भी कहता है, हाँ तुमने एक सही बात कही है। पर तभी लिजियन के पीछे उसके ऊपर चाकू से अटैक होता है जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है, और ये अटैक लिजियन के ऊपर जियांग बाओ ने किया था। ये देखकर वो ऑरेंज बार वाला लड़का उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, और ये सुनकर जियांग बाओ भी उसको घायल कर देता है और वो उसे कहता है, मेरे काम में टांग मत अड़ाना। लिजियन वहाँ पर घायल खड़ा हुआ जियान बाओ से कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे बड़े भाई ने तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर भेजा होगा, और इतना बोल के उसके घाव अपने आप ही हील होने लगते हैं, जिसे देखकर जिम्बाओ बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि फैमिली का थर्ड यंग मास्टर जो हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता फिरता है, उसने इनविजिबल कंटेंट डिवाइन आर्ट को मास्टर किया होगा, जिसकी वजह से उसे वर्जिन रहना जरूरी है। और फिर हमें इनविजिबल कॉर्नेट डिवाइन आर्ट के बारे में बताया जाता है, जैसे कि हर एक डायमेंशनल क्रिएचर के अंदर से डायमेंशनल क्रिस्टल मिलता है जिससे ऑब्टेन होने वाला एनर्जी स्किल अलग अलग होता है, और वैसे ही एसेंस एनर्जी कल्टीवेशन भी इसी तरह का कल्टीवेशन मेथड होता है। ये एसेंस कल्टीवेशन कल्टीवेटर की लिमिट को बढ़ा देती है, जिसको कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, और वो कल्टीवेशन की लिमिट को बढ़ाकर मॉर्टल और लेजेंडरी को स्किप कर सीधे मिथिकल पर पहुंचा देती है, जिससे उसकी एसेंस एनर्जी स्किल सीधे मिथिकल पर पहुंच जाती है। इसके बाद जॉब लिजियन को देखते हुए बोलता है कि जैसा मैंने सुना था ऐसे स्किल को कल्टीवेट करने के लिए वर्जिन होना जरूरी है, और अगर आप एक बार वर्जिन नहीं रहे तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और साथ ही वो इमेजिन करते हुए सोचता है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि लिजियन जैसा इंसान जो हमेशा लड़कियों के पीछे घूमता है वो इस तरह के भी कल्टीवेशन को कर सकता है। वो ऑरेंज बार वाला लड़का जमीन पर घायल पड़ा जियांग बाओ को गाली देते हुए कहता है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था ली मू के भाई से तुम उसकी डील करने में मदद करोगे। तो ये बात सुनकर जियांग बाओ उससे कहता है, जैसे एक माउंटेन के ऊपर दो शेर नहीं रह सकते हैं, और वैसे ही एक फैमिली के अंदर दो हेड नहीं रह सकते, और वैसे भी ये मेरी चॉइस है। जियांग बाओ से कहता है, मैं अपने बड़े भाई से कभी नहीं लड़ना चाहता था, पर ये देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे पीछे हटना चाहिए। और उसकी बात सुनकर हंसते हुए उससे कहता है, क्यों ना इन सब का ब्लेम तुम अपने ऊपर दो, क्योंकि तुम एक की तरह हो। जिसके बाद जियांग बाओ अपने डैगर के अंदर अपनी एनर्जी को स्टोर करते हुए लिजियन के ऊपर एक स्लैश मारता है, और लिजियन उस स्लैश को अपने सामने देकर बड़े ही आसानी से उसे डॉज कर लेता है। और फिर जॉबिन और ऑरेंज बार वाला लड़का ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जियांग बाओ के पास एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट होता है जिसका नाम एक्सप्लोजन स्किल्ड स्नेक है। वो ऑरेंज बार वाला लड़का ये देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो नामुमकिन है, आखिर एक मॉडल स्टेज के पास एक लेजेंडरी स्नेक का कंपेनियन बीस्ट कैसे हो सकता है? और इसकी बात सुनकर लिजियन सोचते हुए बोलता है, ऐसा करने का केवल एक ही रास्ता है, एक लेजेंडरी रैंक का कंपेनियन बीस्ट हो सके, अगर वो खुद से इसे इंक्यूबेट ना कर किसी लेजेंडरी रैंक के एक्सपर्ट से इंक्यूबेट करवाए और बाद में अपने आप को ट्रांसफर करवा ले, जिससे मॉडल स्टेज का पर्सन भी एक लेजेंडरी रैंक का कंपेनियन बीस्ट रख सकता है, भले इसमें इसकी जान भी रिस्क में क्यों ना आ जाए। जो सुनकर जियांग बाओ कहता है, जैसा कि तुम्हारे बड़े भाई ने कहा था, सच में तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए तुम्हें जरूर से मर जाना चाहिए। जो बोलकर जियांग बाओ फिर से लिजियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसे जियांग बाओ उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है, उसकी स्वॉर्ड को लिजियन अपने हाथों से ही पकड़ लेता है, और ये देखकर जियांग बाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हमें सामने की तरफ दिखता है जहाँ पर लिजियन ने भी अपने सामने कंपेनियन बीस्ट को बुला लिया था, जिसकी वजह से लिजियन के हाथ में एक आर्मर आ जाता है, और फिर वो अपनी एनर्जी को स्टोर करते हुए जियांग बाओ के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक धमाका हो जाता है, और उसकी वजह से जियांग बाओ बहुत ही ज्यादा दूर जाकर जमीन के ऊपर गिरता है, और साथ ही ये देखकर हैरानी के साथ कहता है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास भी लेजेंडरी रैंक का कंपेनियन बीस्ट है, इसका मतलब लिजियन तुमने भी इसे गलत तरीके से ऑब्टेन किया है। लिजियन अपने आर्मर को पूरी तरह से पहनते हुए कहता है, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, मैंने तुम्हारी तरह लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट को ऑब्टेन करने के लिए इस तरह की क्रूल मेथड को इस्तेमाल नहीं किया। और फिर लिजियन का ऑरा काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था, जिसकी वजह से जियांग बाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो जल्दी से कपाते हुए उठकर अपने स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है, जिसे देखकर लिजियन उसे बोलता है, क्या तुम यहाँ से भाग रहे हो, पर क्या तुमने मुझसे परमिशन ली? और ये बोलकर वो भी उसके पीछे भागने लगता है, और दोनों को भागता हुआ देखकर जॉबेन लिजियन को चिल्लाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि आगे स्केलेटन जनरल उन लोगों का इंतजार कर रहा है, पर वो लोग बहुत ही ज्यादा स्पीड से आगे चले जाते हैं, और उनको देखकर जॉबेन वहीं पे रुक जाता है और कहता है, अब बहुत ही ज्यादा देर
देर हो चुकी है। वो ऑरेंज बाल वाला लड़का जॉबेन को वहाँ रुका हुआ देखकर उसे बोलता है, आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ और लिजियन की मदद करो। और उसकी बात सुनकर जॉबेन उससे कहता है, सबसे पहले तुम जाओ, उसके बाद मैं आता हूँ। ये बात सुनकर आगे बढ़ते हुए उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, यहाँ तक कि लिजियन तुम्हारे ऊपर इतना अच्छा बर्ताव कर रहा था और तुम उनकी मदद करने के लिए भी नहीं जा सकते। और इतना बोलकर उनकी मदद करने के लिए वहाँ से भाग जाता है। और जॉबेन उसकी बात सुनकर मनी मन सोचता है, अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा उसकी आखिर मदद ही क्या कर सकता। लिजियन जियांग बाओ दोनों के पास ही लेजेंडरी कंपेनियन बीच है, पर मेरे पास कुछ नहीं। अगर इसी तरीके से हम लोग उस मॉन्स्टर के सामने आ गए तो मैं श्योरली बोलता हूँ हम लोग वहाँ पर मारे जाएंगे। और फिर वो अपने हाथ को काटे हुए मनी मन सोच रहा होता है, अगर मैं लिजियन की मदद करना चाहता हूँ तो मुझे स्केलेटन जनरल से लड़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। और फिर अपने खून को उस मोबाइल पर गिरा देता है, जिसकी वजह से उसका अवतार फिर से क्रिएट होने लग जाता है। जॉबेन का अवतार फिर से उस जनरल के सामने खड़ा हो जाता है, जो देखकर स्केलेटन सोल्जर गुस्से में आ जाता है और तेजी से जॉबेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और ये देखकर जॉबेन घबराते हुए कहता है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। अगर मैंने अभी भागना चालू किया और उसने मेरा पीछा करना चालू कर दिया तो मैं चाहकर भी इसके अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जैसे स्केलेटन सोल्जर जॉबेन के पास आकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए चालू करता ही है तो जॉबेन का अवतार नीचे जंप कर साइड में जंप कर देता है, जिसकी वजह से स्केलेटन सोल्जर्स का अटैक उसके ऊपर नहीं लगता है। और ऐसे ही करते करते जॉबेन का अवतार बार बार उसके अटैक से बचे जा रहा था। और फिर जैसे स्केलेटन सोल्जर जॉबेन के ऊपर फिर से अटैक करता है तो जॉबेन का अवतार साइड में जमकर फिर से उससे बच जाता है। जॉबेन को स्केलेटन सोल्जर्स के मुंह के बारे में उसको पता था, जिसकी वजह से वो बड़े आराम से उस अटैक को डॉज करते जा रहा था। और जॉबेन कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था। पर तभी जॉबेन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा महसूस होता है, जिसकी वजह से जॉबेन घबराते हुए कहता है, लगता है उन लोगों का सामना उसके साथ अभी हो चुका है। और वहीं पे हम देखते हैं स्केलेटन सोल्जर जॉबेन के अवतार को गेम में हरा देता है, जिसकी वजह से जॉबेन अपने मोबाइल को अपने पास रखते हुए कहता है, अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे वहां पर जाकर कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। और साथ ही वो कहता है, जैसा कि मैंने गेम के अंदर देखा था, स्केलेटन जनरल भले ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके स्केलेटन हॉर्स की वजह से हमें कई सारे ब्लाइंड स्पॉट मिल जाते हैं और बस मुझे उसका इस्तेमाल करते हुए कोई रास्ता निकालना होगा जिसकी वजह से मैं स्केलेटन जनरल को हरा सकूं। जो बोलकर जॉबेन लिजियन के पास भागना चालू कर देता है, जिसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉबेन वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर उन दोनों की फाइट हुई थी। वहाँ पर पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसे देखकर जॉबेन कहता है, यहाँ पर देख ऐसा लगता है कि उन दोनों की यहाँ पर फाइट हुई थी, वो जरूर दोनों ही आसपास होंगे। तभी जॉबेन सामने की तरफ देखता है जहाँ उसे दिखाई देता है लिजियन और ऑरेंज बार वाला लड़का, वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए थे। जॉबेन वहाँ पर आते ही उन दोनों से पूछता है, क्या तुम सब ठीक हो? तो ऑरेंज बार वाला लड़का जॉबेन को वहाँ आकर देखते हुए बोलता है, आखिर तुम इतने लेट यहाँ पर कैसे आ सकते हो? तभी लिजियन अपनी सामने की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो यहाँ पर देखकर ऐसा नहीं लगता कि चीजें इतनी तरह से आसान बीतने वाली है। और फिर हमें सामने की तरफ स्केलेटन जनरल को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। जॉबेन अपने सामने रियल स्केलेटन जनरल को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, तो स्केलेटन जनरल रियल में इस तरह से दिखा है, पर गेम के अंदर और रियल लाइफ में इसकी अपीयरेंस काफी ज्यादा डिफरेंट है। और तभी जॉबेन की नजर जियान बाओ पर पड़ती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, ये तो काफी ज्यादा अजीब है कि स्केलेटन जनरल जियान बाओ के ऊपर अटैक नहीं कर रहा। और तभी उसका ध्यान उसके आर्मर के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है, शायद ये आर्मर की वजह से हो रहा है। और साथ ही वो चुप हो जाता है और अपने मन में बोलता है, अब मुझसे ये कोई मत कहना कि आर्मर भी एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट है। सच में ये अमीर लोग काफी ज्यादा अजीब होते हैं। जिसके बाद जॉबेन लिजियन के मजे लेते हुए कहता है, ये देखकर सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है। और तभी स्केलेटन जनरल उन लोगों को देखते हुए कहता है, इन्वेटर घुसपैठियों को मारना जरूरी है। जो बोलते हुए स्केलेटन जनरल लिजियन के ऊपर तेजी से बढ़ने लग जाता है। ये देखकर जल्दी से लिजियन उन दोनों को पीछे कर देता है और जल्दी से अपने सामने बहुत बड़ी सील बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है। पर स्केलेटन जनरल का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से उसकी शील्ड भी वहीं पे टूट जाती है और उसका इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से जमीन सेटर हो जाती है। वहाँ काफी तेजी से हवा चलने लग जाती है, जिसकी वजह से ऑरेंज बार वाला लड़का काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जॉबेन उस ऑरेंज बार वाले लड़के को देखते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो उसकी बात सुनकर वो खांसते हुए बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, जाओ लिजियन की जाकर मदद करो। और हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर लिजियन ने स्केलेटन जनरल के स्पेयर को अपने हाथ से ही रोका हुआ होता है, पर उसकी वजह से लिजियन को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। और तभी जियांग बाओ भी लिजियन के ऊपर अटैक कर देता है और लिजियन भी उसे देखकर सही समय पर अपनी सीट से उसे रोक लेता है। और साथ ही वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पर खड़े होकर देखने वाले हो। और ये बात सुनकर जियांग बाओ हंसते हुए कहता है, चलो आखिर मैं देखना चाहता हूँ कि हम दोनों का सामना तुम कब तक कर पाते हो। जो बोलते हुए जियांग बाओ भी आगे आकर लिजियन के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक की वजह से उसके आर्मर के ऊपर क्रैक होने लग जाता है। और लिजियन के आर्मर के ऊपर क्रैक होने की वजह से जियांग बाओ भी समझ जाता है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो लिजियन जल्दी यहाँ पर मारा जाएगा। इसलिए जॉबेन चिल्लाते हुए लिजियन को कहता है, मैं इस मॉन्स्टर को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि जियांग बाओ को हराने में तुम्हें
में कितना ज्यादा समय लगेगा। और उसकी बात सुनकर ली जुआन कहता है सिर्फ 2 मिनट, बस मुझे 2 मिनट चाहिए जिससे मैं जियांग बाओ को हरा सका हूँ। तो जियांग बाओ ये देखकर अपने मन में सोचता है क्या मॉडल क्लास का इंसान इस स्केलेटन जनरल से लड़ पाएगा। सच में ये लड़का तो सिर्फ अपने मौत को सिर्फ बुलावा दे रहा है। और उसकी बात सुनकर ज़ाओ बैन अपने जैकेट को उतारते हुए सीधे उस स्केलेटन की तरफ भागने लग जाता है और कहता है तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें 2 मिनट देने के लिए तैयार हो गया हूँ। ज़ाओ बैन तेजी से भागकर स्केलेटन जनरल के पीछे चला जाता है और उसको उंगली दिखाते हुए प्रोवोक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उस स्केलेटन जनरल का ध्यान ज़ाओ बैन की तरफ पड़ जाता है और वो ज़ाओ बैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और लिटरली ये सीन देखकर काफी ज्यादा घूसबम आ रहे थे। और फिर स्केलेटन जनरल अपने स्पेयर में अपनी पावर को रिलीज करते हुए ज़ाओ बैन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर हमारे ज़ाओ बैन को पहले से ही गेम की वजह से पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो बड़े ही आराम से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है ये गेम से ज्यादा अलग नहीं है। पर तभी वो स्केलेटन हॉर्स भी ज़ाओ बैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ज़ाओ बैन अपने आप को बहुत मुश्किल से बचाता है। लेकिन अगर उसे गलती से भी लग जाता तो याद रखना उसके साथ कुछ भी नहीं आ पाती है। इसका मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। और ज़ाओ बैन भी स्केलेटन हॉर्स के पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो स्केलेटन जनरल भी ज़ाओ बैन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से ज़ाओ बैन साइड में स्क्रॉल करते हुए आगे जंप कर उसके आगे भागने लग जाता है। साथ ही ज़ाओ बैन कहता है जैसा गेम के अंदर वो फिक्स अटैक करता है पर रियल लाइफ जनरल कोई भी फिक्स अटैक नहीं कर रहा। इसका मतलब रियल स्केलेटन जनरल बहुत ही ज्यादा इलाइट है। और फिर वो स्केलेटन जनरल फिर से ज़ाओ बैन के ऊपर अटैक करता है पर ज़ाओ बैन फिर से स्क्रॉल करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही वो अपने पावर को रिलीज करते हुए स्केलेटन हॉर्स के ऊपर एक अटैक करता है और उसकी इस अटैक की वजह से स्केलेटन हॉर्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो देखकर ज़ाओ बैन थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है मेरे इस अटैक की वजह से स्केलेटन हॉर्स को तो कुछ भी खरोच नहीं आई है। सच में इस स्केलेटन जनरल का क्या कोई वीक पॉइंट नहीं है। सामने से खड़ा हुआ वो ऑरेंज बाओ लड़का ये सब देखकर सोचता है बिना किसी कंपेनियन बीस के इस जनरल के एक भी खरोच मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर जियान बाओ स्केलेटन सोल्जर का इस तरह से सामना करता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर तभी ली जुआन अपना अटैक करते हुए उसे कहता है आखिर तुम्हारी दूसरी जगह देखने की हिम्मत कैसे हुई जबकि तुम्हारी फाइट यहाँ पे चल रही है। और ली जुआन जियान बाओ के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। पर वो अपने आप को संभालते हुए वापस से खड़ा होकर प्रोवोक करते हुए कहता है तो आ जाओ, मैं भी ये देखना चाहता हूँ पहले मैं मरता हूँ या वो कचड़ा ज़ाओ बैन। ये देखकर ली जुआन कंटिन्यूसली उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है और कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है मुझे फिर से 2 in 1 वाली सिचुएशन में नहीं पड़ना, इसलिए मुझे कैसे भी करके इसके आर्मर को तोड़ना होगा जिसकी वजह से ऐसा कुछ भी ना हो पाए। इसलिए ली जुआन उस आर्मर के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से उस आर्मर के ऊपर कई सारे क्रैक आ जाते हैं। ये देखकर जियान भी समझ जाता है कि ली जुआन क्या करना चाहता है, इसलिए वो उसे गाली देते हुए अपने कंपेनियन बीस को समन करता है। और ये देखकर ली जुआन भी कहता है आखिरकार तुमने अपने कंपेनियन बीस को समन कर ही लिया। पर ली जुआन जियान बाओ के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है मैं भी ये देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम मुझे कब तक यहाँ पर तुम मुझे कितनी देर तक ट्रैप करके रख पाते हो। पर जियान बाओ ली जुआन को उस ट्रैप के अंदर फंसा कर सीधे ज़ाओ बैन के पास आ जाता है और उसके ऊपर पीछे से अटैक करने वाला होता है और कहता है अब मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से इस कचड़े को यहाँ पर खत्म करना होगा। पर ज़ाओ बैन उसकी प्रेजेंस को यहाँ पर सेंस कर लेता है और जैसे स्केलेटन जनरल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तभी ज़ाओ बैन उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर ली जुआन भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद ज़ाओ बैन एक ओपनिंग पाकर अपने डिवाइन मैटिफिस के साथ जियान बाओ के आर्मर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आर्मर के छींतरे उड़ जाते हैं। और जियांग बाओ ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ज़ाओ बैन के पास एक कंपेनियन बीस था। अब उस आर्मर के टूट जाने की वजह से जियांग बाओ भी उसकी नजर में एक दुश्मन बन जाता है, जिसकी वजह से वो अपने स्पेयर से उसको भी जान से मार डालता है और उसी के साथ उसका काम वहीं पे तमाम हो जाता है।